Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are taking up five questions of 2022 to 13. Starting with the first question of 2015. The nature of economic growth in India is described as jobless growth. Do you agree with the view? Give argument in favor of your answer. दो क्वेश्चन है इसमें। तो मैंने बताया कि जॉबलेस ग्रोथ क्यों कहा जाता है। तो परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर ज़्यादा है, तो दिखाता है कि एग्री बेस्ड इकोनॉमी है। एग्रीकल्चर सेक्टर इज slowly stagnating around 2 to 3%. Participation rate of women in labor is less than 29%, and mostly women are engaged in unpaid labor, self-help, having little economics of scale. Where manufacturing sector percent of GDP has not crossed 20% despite significant effort put into industrial sector. This is due to high labor intensive based informal sector. When last बताया कि despite jobless growth in some sectors, service sector, specifically IT, have showcases high growth. It is now crown jewel of the export, around $250 billion a year. High number of startup in IT service and BPO have been provincy. So diversification of jobs in all sector will push job demand. Example, focus on PLI and Make in India industries simultaneously. Rolling out of PF, FPO and SSG would ensure that small entrepreneur based job creator in future. तो मैंने इसको एक ही तरफ जस्टिफिकेशन नहीं दिया कि 100% है। मतलब यहाँ तो पे मैंने बताया कि बोल रहा है, हाँ, इसमें डू यू areas अग्री पूछा है कि डू यू अग्री विद दिस व्यू कि इंडिया में जो ग्रोथ हो रही है वो जॉबलेस है। तो पहले आपने पॉइंट्स लिखे कि जॉबलेस ग्रोथ किस तरीके से हो रही है। तो जैसे आपने एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करी, तो यहाँ पे आप बात करते मतलब आपको अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करनी थी। मतलब हेडिंग आप सही लेके आए हो, बट आपने जो नीचे लिखा है वो रिलेट नहीं हो रहा है विद द डिमांड। तो इसमें आप लेके आते कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, या फिर आप बात करते मतलब डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो एग्रीकल्चरल सेक्टर पे ओवरबर्डन है वो हो रहा है, पीपल दे आर नॉट मूविंग आउट। या आप बोल सकते हो कि जो इवन मतलब कोविड-19 के टाइम पे भी जो हमने बेनिफिट भी देखा था, जितना भी हमने आउट माइग्रेशन देखा था फ्रॉम एग्रीकल्चरल, तो वी आर अगेन बैक टू द स्क्वायर वन, सेम सिचुएशन पे आ गए जहां से हमने स्टार्ट किया था। तो वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो जाता है। इसके अलावा पार्टिसिपेशन रेट फॉर वुमेन इन लेबर इज लेस देन पार्टिसिपेशन रेट, यहाँ पे आपने ठीक है पार्टिसिपेशन रेट जो भी है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो ओवरऑल वो भी है, उसके अलावा भी अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम तो स्टिल एग्जिस्ट करती है ना। तो उसमें आप ये लेके आते जो वन ऑफ द मेजर पॉइंट्स है कि जो जॉब्स क्रिएट की जा रही है और उनकी जो स्किल्स की डिमांड है, या बोल सकते हैं लो स्किल्ड जॉब्स क्रिएट की जा रही है कंपेयर टू द लेबर फोर्स जो मतलब हाईली स्किल्ड है, तो वहां पे वो गैप एग्जिस्ट करता है। मतलब लो स्किल्ड नंबर ऑफ जॉब्स बहुत ज्यादा है एंड हाईली स्किल्ड लेबर ज्यादा है, तो वो जॉब्स और जो वो स्किल्स में है ना उसमें मिसमैच हो रहा है। तो एक वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर परसेंटेज जी मतलब परसेंटेज कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी डज नॉट क्रॉस 20%। तो यहाँ पे भी आप मैकेनाइजेशन की बात करते, या फिर आप इनफॉर्मल सेक्टर की बात करते कि वहां पे एग्जिस्ट करते हैं, या फॉर्मलाइजेशन सेक्टर में क्या सिचुएशन है। हाई लेबर इंटेंसिव बेस्ड इनफॉर्मल सेक्टर, दिस इज ड्यू टू क्या लिखा आपने, जीडीपी कंट्रीब्यूशन लिखा, फिर आपने लिखा डिस्पाइट सिग्निफिकेंट high labor intensive base informal sector है, high labor intensive है, हाँ लेबर वो capital इंटेंसिव। based कम तो labor। उसमें जॉबलेस ग्रोथ कैसे हो रही है, या फिर आप अनएम्प्लॉयमेंट बोलने की कोशिश कैसे कर रहे हो इस पॉइंट से, मतलब उसमें कोई ठीक। कनेक्टिविटी नहीं आ पाई। एंड जॉबलेस ग्रोथ के अलावा फिर आपने लिखा है कि आईटी सेक्टर में जो जॉब्स क्रिएट हो रही है जिसका कंट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे आप इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी की बात कर सकते थे कि डिस्पाइट जॉबलेस ग्रोथ सम अमाउंट ऑफ ग्रोथ जो हम देखने को मतलब हमें देखने को मिल रही है फ्रॉम द सर्विसेज सेक्टर, दैट इज बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड लेबर प्रोडक्टिविटी and it showcases high growth. It is now crown jewel, a huge number of startups, IT services हो रहा है। Diversification of jobs in all the sectors will push job demands. डाइवर्सिफिकेशन ऑफ जॉब्स कैसे जॉब डिमांड्स को इंक्रीज करेगी, जैसे फोकस ऑन पीएलआई मेक इन इंडिया
जॉब्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्टिविटी में मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है कि अच्छे से नहीं समझ में आ रहा, फ्लो में प्रॉब्लम है। ठीक है। फिर क्रेज ऑफ गोल्ड इन Indians have led to the rise of import of gold in recent years and putting pressure on BOP, balance of payment, and external value of rupees. In the view of this, examine the gold monetization scheme merit. 2015 का ये तो मैं बताया कि gold import yearly have crossed $35 billion, which is putting pressure on BOP and competition of rupees. So gold monetization scheme will ensure. तो बताना था इसमें कि एग्जामिन करना था मेरिट को। तो अ, जो भी आइडियल लाइंग ऑफ गोल्ड है ना, इसको यूज कर सकेंगे इकोनॉमी में, देयर बाय रिड्यूसिंग द इम्पोर्ट to boost saving in terms of gold that beneficiary get assured return at market rate. Behavior transformation of beneficiary from collector to user. Gold is seen as a collective value in the Hinduism. It is part of the culture. This way, it could be put to use, but it attracted very less beneficial. क्या एग्जाम मैंने किया क्योंकि gold is seen as a cushion during the financial crisis of family. It is not seen as a tool for exchange. Gold is seen as a precious, hence social status for collectors. Example, Indian wedding or temple significance वहाँ पर. Thus, behavior change would be needed for this for its success, not just percentage return. Example, pushing of gold, e-gold from customer side will help. मतलब जो मतलब मेजरली गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के क्या मेरिट्स हैं, एग्जामिन करना था। सो यहाँ पे अगेन जो वही माइंडसेट है या जो हमारा बिहेवियर है, जो भी कल्चर से प्रिंसिपल्स या वैल्यूज फ्लो करते हैं इन टर्म्स ऑफ मतलब हैविंग मोर ऑफ फिजिकल गोल्ड हमें पीस ऑफ माइंड ज्यादा देता है, तो वो चीज है। लिक्विडिटी कारण हाँ, लिक्विडिटी के कारण, लिक्विडिटी तो वो भी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में भी है लिक्विडिटी, उसमें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन सामने में है ना इसका हाँ, मतलब वो वो कहीं पर फिजिकली हाँ फिजिकल हाँ फिजिकली इन्वेस्टमेंट में ज्यादा बिलीव करते हैं रादर देन मतलब इवन इक्विटी के थ्रू जो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगेन वहां पे इतनी अवेयरनेस भी नहीं है कि एक्चुअली आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके क्या फायदे हैं। तो लैक ऑफ अवेयरनेस है लार्जर लेवल पे। एंड अगेन ये थोड़ा कहीं ना कहीं लोगों को कॉम्प्लेक्स भी लगता है कि ये कैसे होगा, मतलब इंटायर प्रोसेस कैसे होगा। तो एक वो चीज है। एंड यूज ऑफ आइडल लाइन गोल्ड, यहाँ पे आपने क्या लिखा है, गोल्ड मोनेटाइजेशन एग्जामिन द बेनिफिट था, और सिंपल एक बेनिफिट था और क्या इंश्योर लास्ट में एग्जाम करेगा किए यूज थे ऑफ आइडल लाइन गोल्ड, ठीक है। टू बूस्ट सेविंग्स इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, behavioral transformation of beneficiaries from collector to the user, but attracted very फिर less क्यों उसमें लेस received बेनिफिशियरी cushion क्यों during financial crisis। हाँ, मतलब जो यहाँ पे अगेन इसमें यही पॉइंट्स आते हैं जो मैंने अभी बताया कि इतना ज्यादा सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया। जो हमारा माइंडसेट है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, फिजिकल गोल्ड में हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट मतलब करने में बिलीव रखते हैं, पीस ऑफ माइंड वाली चीज है। और यहाँ पे गोल्ड इज सीन एज प्रेशियस, सोशल स्टेटस फॉर द कलेक्टर्स, इंडियन वेडिंग्स में हम वही चीज आएंगे, और लैक ऑफ अवेयरनेस और कॉम्प्लेक्सिटी जो देखते हैं। हाँ कॉम्प्लेक्सिटी। फिर लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 3 में while we found India's demographic dividend we ignored the dropping rate of employability, what are we missing while doing so। फिर लिखा है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा है कि where will the job that India desperately needs come from, कहाँ से जॉब आएगा, एक्सप्लेन कर। दो एरियाज है, तो मैंने बताया कि 52% इंडिया का रेट है, दिस शोकेस इंडिया नीड्स टू फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ स्किल नॉट जस्ट डिग्री। तो मैं वी आर मिसिंग, क्या मिसिंग कर रहे हैं, फोकस ऑन लार्जली graduate BTech and less on diploma and ITI, less bridging of courses between the engineering and social science, unpaid labors of women, and overtime unaddressed critical thinking, and less focus on education और एजुकेशन और मार्केट जॉब का मिसमैच। ये एरियाज मिसिंग है, कहाँ कहाँ पर जॉब आएगा। तो मैंने लिखा है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में आएगा जॉब, SSG स्टार्टअप इन एग्री टेक, अर्बन क्लीन गवर्नेंस स्टार्टअप एक्सेट्रा, कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल इन असेंबली इंडस्ट्री, एग्जांपल चिप मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक्स वहां पर आएगा। फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री टू एब्जॉर्ब आउट ऑफ फार्म माइग्रेशन इन रूरल एरियाज, एग्जांपल FMCG स्टार्टअप इन ऑर्गेनिक ब्रांड सीड फूड।
tourism sector से job आया to reap the benefit of internal external tourism. India's 10th largest tourism attraction place. Schemes like Prasad and Udan will promote this. तो ये 4 एरियाज में जॉब आ सकते हैं. और क्या मिसिंग यहाँ पे आप एलिमेंट जो डेमोग्राफिक डिविडेंड के ऊपर क्वेश्चन बात कर रहा है, वो तो आपने उसके बारे में कोई बात ही नहीं करी कि वी आर सीइंग कि डेमोग्राफिक डिविडेंड एग्जिस्ट करता है, बट वी इग्नोर द ड्रॉपिंग रेट ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी. मतलब डिस्पाइट, जो मैं पॉइंट एम्फेसाइज कर रही थी, डिस्पाइट हैविंग स्किल्ड लेबर, डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स है, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स है हमारे पास, उसके बाद भी वी आर सीइंग ड्रॉपिंग रेट ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी. तो अगेन ये वही मिसमैच है जो मैं बोल रही थी कि लो स्किल्ड जॉब्स हमारी कंट्री में अच्छे से ग्रो कर रही हैं, बट जो हाईली स्किल्ड जॉब्स हैं वो कम है, तो इसलिए वहां पे अनएम्प्लॉयबिलिटी ज्यादा है. तो ये मेन रीजन है कि क्यों हम देख रहे हैं डिस्पाइट डेमोग्राफिक डिविडेंड, क्योंकि पीपल दे आर नॉट विलिंग टू टेक अप द लो स्किल्ड जॉब्स, तो इसलिए वो वहां पे गैप, मेन रीजन यही है. सो व्हाट आर वी मिसिंग, फिर आप उस पे आते कि व्हाट वी आर एक्चुअली मिसिंग. इंट्रोडक्शन में मैं ये कर देता. हाँ, हाँ, इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन मैं में ये भी वो ले बताया था. आते. तो व्हाट आर वी मिसिंग में while doing so, हाई रेट ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी, ये आप सब लेकर इंट्रोडक्शन में फोकस ऑन लार्जली ग्रेजुएट्स एंड, ये मतलब अगेन थोड़ा सा वेग पॉइंट हो गया और इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं कि आप इसको सबसे पहले लिखोगे. एजुकेशन और मार्केट जॉब, ये मिसमैच, यहाँ पे ये पहले पॉइंट आप लिख सकते थे, ये इंपॉर्टेंट है. इसको थोड़ा और इलेबोरेट करते, मतलब आपने सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स लिख दिए. अनपेड लेबर ऑफ वुमेन एंड ओवर टाइम इज अनएड्रेस्ड. हाँ, ये भी एक पॉइंट हो सकता है. ड्रॉपिंग रेट ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी फॉर वुमेन, देन लेस ब्रिजिंग ऑफ कोर्सेज बिटवीन, क्या लिखा है, इंजीनियरिंग एंड सोशल साइंस. इंजीनियरिंग. तो वहाँ एग्जांपल लेते हैं ईएसजी नॉर्म्स में एरियाज में जॉब क्रिएट हो सकता है जो नहीं. आप एनवायरमेंटल. यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन के बारे में भी लेके आ सकते थे, थोड़ा आईटीआई. हाँ ठीक है, वोकेशनल वोकेशनली ट्रेनिंग. वो हाँ, मतलब अगेन वो थोड़ा सा लेस फोकस ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग. एजुकेशन और मार्केट से जॉब मिसमैच में जो है. और क्या पॉइंट्स आ सकते हैं इसमें कि व्हाट वी आर एक्चुअली मिसिंग. मेन पॉइंट तो वही है जो मैंने रीजन सबसे पहले बताया, उसमें शायद, और उसको अगर ब्रेक करके लिखेंगे तो और पॉइंट्स उससे ही मर्ज हो जाएंगे मेरे हिसाब से, कि जो हाई स्किल्ड जॉब्स है उनकी डिमांड ज्यादा है बट हम वो क्रिएट नहीं कर रहे हैं. एक ये वुमेन वाला पॉइंट हो जाता, एक एजुकेशन और जॉब सेक्टर में जो मिसमैच है, जो गैप है, वो एग्जिस्ट करता है. तो इन्हीं को थोड़ा इलेबोरेट कर देते. देन वेयर विल द जॉब, कहाँ से आएगा, मतलब कहाँ से आएगा, इट इज. नीड्स कंफर्ट. सो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, अगेन ये फिर वो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है कि आप इसको सबसे पहले लिखोगे. कॉन्ट्रैक्चुअल लेबरर्स, तो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबरर्स की जगह आप शायद गिग इकोनॉमी यूज कर सकते थे टर्म, और उसको थोड़ा और फर्दर एक्सपैंड करके लिखते. एक तो वहां पे इंक्रीजिंग जॉब्स हम देखेंगे. फिर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लेके आते हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस पे आजकल इतना फोकस भी किया जा रहा है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडस्ट्रीज में, यहाँ पे तो आपने माइक्रो लिख दिया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ऐसे तो माइक्रो एरियाज तो बहुत सारे हैं, तो ब्रॉडर लिखते. फिर आप एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए लिखते, नॉन फार्म सेक्टर में जॉब्स इंक्रीज हो सकती है, वहां पे हाँ, अपॉर्चुनिटी. उसी में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मतलब ऐसे हाँ, मैन्युफैक्चरिंग के. हाँ, मैन्युफैक्चरिंग में कॉन्ट्रैक्टर लेवल का देखते. हाँ, मतलब वहां पर मैन्युफैक्चरिंग की इकोनॉमी लेके आते. फिर ठीक. टूरिज्म सेक्टर आपने लिखा है, और मैन्युफैक्चरिंग में भी और थोड़ा उसको ब्रेक करके लिख सकते हैं. Capitalism has guided the world economy to unprecedented prosperity. However, it often encourages short-sightedness and contributes to wide disparity between rich and poor. In this light, would it be correct to believe and adopt capitalism driving inclusive growth? मतलब कि क्या वो सही है अडॉप्ट करना कैपिटलिज्म टुवर्ड्स द इंक्लूसिव ग्रोथ. तो मैंने बताया कि इनक्वालिटी है. कैसे, वो एक रिपोर्ट के कारण, मतलब 10% हो 50% वहां पर highlights the gap between the rich and poor. So inclusive growth needs to be promoted so that following challenge of capitalism is met. पहला ह्यूमन डेवलपमेंट,
focusing on standard of living rather than basic necessity of food and shelter, for that distribution of wealth is made. फिर ट्रस्टीशिप मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट, उसमें CSR कैसे यूज होता है टू क्लोज द डिवाइड बिटवीन द सोसाइटी एंड रिच. फॉर एग्जांपल स्मॉल प्रोजेक्ट जो भी सिटी लेवल पर टेक किया. पहला के दूसरा है लीडिंग बाय एग्जांपल, कैपिटलिस्ट नीड टू प्रमोट इट फॉर गिवर्स ऑफ वेल्थ, टाटा ट्रस्ट, अजीम जी, प्रेम जी फाउंडेशन ऐसे टाइप. तो एनवायरमेंट कंजर्वेशन कंपा इसमें इट इंश्योर द प्रोजेक्ट कीप aside some for afforestation. Thus, inclusive growth would be driven by social aware capitalism. तो कहाँ पर कैपिटलिज्म का लीड और वो अडॉप्ट करना चाहिए. आपने यहाँ पे करेक्ट टू अडॉप्ट. खुद की बात करी, आप क्या पॉइंट्स लेके आना चाह रहे थे यहाँ पे? इंक्लूसिव ग्रोथ नीड्स टू बी प्रमोटेड. जो कैपिटलिज्म से चैलेंजेस इमर्ज हो रहे हैं, आप उनको एड्रेस कैसे करोगे, आपने इसके बारे में बात करी है ना. तो पहले तो आपको ये बात करनी चाहिए थी ना कि कैपिटलिज्म की वजह से कैसे इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है पॉसिबल, वो कैसे हिंडर कर रहा है. तो पहले वो पॉइंट्स लेके आते, उसके बाद आप ये सॉल्यूशंस बताते. तो ये बोल रहे हैं ना, इन दिस लाइट would it be correct to believe and adopt capitalism driving inclusive growth? तो क्या कैपिटलिज्म एक्चुअली ड्राइव कर सकता है, या मतलब वी कैन अचीव इंक्लूसिव ग्रोथ और नॉट थ्रू कैपिटलिज्म? तो मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, सेक्टर का रोल. अडॉप्ट कैपिटलिज्म ड्राइविंग इंक्लूसिव ग्रोथ. ये देखो, इसको ना, इसमें काफी सारे एलिमेंट्स आते हैं. पहले तो ये लिखते हैं कि कैपिटलिज्म की वजह से कैसे नहीं है पॉसिबल, कहाँ पे कैपिटलिज्म हेल्प भी कर रहे हैं इंक्लूसिव ग्रोथ में. फिर कैसे मिक्स्ड इकोनॉमी का आप लेके आते हैं कि हाउ पब्लिक सेक्टर रोल इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, क्योंकि कैपिटलिज्म तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मोटिव फंक्शन कर रहे हैं. तो जहाँ पे गैप है वहां पे पब्लिक सेक्टर का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो इससे पूरा निकल के आता कि मतलब अगेन जो बात कर रहा है कैपिटलिज्म और ग्रोथ की. वो ले अच्छा था जो स्ट्रक्चर था. हाँ, पहले स्ट्रक्चर बताते हैं क्या करते. Examine the liberation on companies owned by Indian. Are they competing with MNC satisfactory? तो मैंने बताया इम्पैक्ट ऑफ कंपनीज ओन्ड बाय इंडियन. तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मैंने लिया है पहला, सेकंड में मैंने फिर सर्विस लिया, थर्ड एग्रीकल्चर. तीनों को मैं एग्जामिन किया और वहाँ कैसे कैसे वो compete कर रहे हैं. तो मैं बता रहा हूँ कि they are led by MSME in India. They are now facing challenge of cheap import of China and Southeast Asia. Example, electronics from China have captured इतना percent of market in mobile set, whereas textile sector is facing competition with Bangladesh and Vietnam textile. So they are forced to reinvest in capital and technology to make it modern. Example, Indian toy industry, they have pushed back with market capture against the Chinese. वो successful हुए. In service sector में TCS और Wipro तो have been able to lead the world in IT services. Many Indians are now becoming the head of foreign companies. This is due to focus on STEM population and high fintech adoption rate among Indians. Service has become the strong point of economy. वहाँ पे इम्पैक्ट ऐसा हुआ और कैसे वो मतलब कैसे वो लीड कर रहे हैं. इन एग्रीकल्चर सेक्टर में वहाँ स्मॉल फार्मर डोमिनेटेड सेक्टर है वो. देयर इज लो प्रोडक्टिविटी इन FPO and yield. Therefore, government is forced to adopt protectionist measures like high custom duty on import and backing out of RCEP. But slowly, the Indian agri entrepreneur is using IPR and GI tag to compete in the world. Example, high basmati rice export. तो तीनों दोनों का जो क्वेश्चन था कि कैसे लिबरेशन ऑन कंपनीज ओन्ड बाय इंडियन, वहाँ आर दे कम्पीटिंग, तो वर्ल्ड से कैसे कंपेयर कर रहे हो MNC से बाहर के. Are they competing with MNC satisfactorily? तो पहले तो ये बोल रहा है कि लिबरलाइजेशन का क्या एक्चुअली इम्पैक्ट हुआ है जो कंपनीज ओन्ड बाय इंडियंस हैं. तो पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आते, और फिर ये बोल रहा है कि मतलब उनकी परफॉर्मेंस कंपेयर टू आर दी कॉम्पिटिंग विद MNC satisfactorily और नॉट, मतलब जो फॉरेन कंपटीशन आया है आफ्टर लिबरलाइजेशन, तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या परफॉर्मेंस है. तो सेकंड पार्ट तो केस स्टडी से आई गेस अच्छे से एड्रेस हो सकता है. मैं सोच रहा कि एक ही एरियाज देकर के उसी के अंदर में दोनों क्लब. वैसे मैंने इसमें टेक्निक अपनाया था. क्या फेस एक तो कंपटीशन है चीप इंपोर्ट का और कैसे कर रहे. Manufacturing industries, they are led by
MSMEs in India. कंपनीज ओन, तो लिबरलाइजेशन के बाद MSMEs की परफॉर्मेंस पे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट हुआ? जो कंपनीज ओन बाय इंडियंस है, दे आर नाउ फेयरली Facing challenge. फेसिंग चैलेंज ऑफ चीप इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना। ठीक है, ये वन ऑफ द नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो गया। whereas textile sector is facing competition from Bangladesh, तो कुछ पॉजिटिव भी लेके आते, So कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी। they are forced to reinvest in the capital technology to make it modern, बट मॉडर्निटी की तो खाली की बात ही नहीं है ना, खाली मॉडर्निटी की, जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, जो जिस लेवल की SEZ इन्वेस्टमेंट या सक्सेस ऑफ SEZ चाइना में हुई है, वो इंडिया में नहीं हो पाया है। तो एक वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो मेन चैलेंज है। उसके अलावा इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ऑब्वियसली वो भी चाइना में बहुत कम है, तो उसकी वजह से भी एक चैलेंज है। एंड मैन्युफैक्चरिंग में फिर कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज भी हैं जिसपे हम हाईली वी आर डिपेंडेंट अपॉन द इम्पोर्ट्स, तो वो भी लेके आते हैं चैलेंज में। मतलब कुछ पॉजिटिव नहीं है क्या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड इंडिया? क्योंकि बात भी तो कंपनीज ओन्ड बाय इंडियंस की पूछ रहे हैं, सोचेंगे चलो इसके बारे में। और कुछ पॉजिटिव, सर्विस सेक्टर में TCS और विप्रो लीडिंग द वर्ल्ड, मेनी इंडियंस दे आर नाउ बिकमिंग हेड ऑफ द फॉरेन कंपनीज। सो यहाँ पे जब आप लेके आए हो कि मेनी इंडियंस आर बिकमिंग द हेड ऑफ द फॉरेन कंपनीज, तो यहाँ पे आप इंडियंस के माइंडसेट की भी बात करते कि जो हमारी मल्टीटास्किंग स्किल्स हैं, उसकी वजह से भी दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस, या जितनी विल पावर है, या जितने फोकस्ड एंड डेडिकेटेड इंडियंस हैं ग्लोबली, वो शायद वी कैन से कि वी आर having one of the best human resource in that context. So this is due to focus on STEM, high fintech adoption among Indians. ये तो बाहर की कंट्रीज में भी हो रहा है, डेवलप्ड कंट्रीज में भी हो रहा है। हम लोग का चाहता है फिनटेक अडॉप्शन बाकी कंट्रीज से, सिर्फ एग्रीकल्चर इसी पर्सपेक्टिव। एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री के लिए क्या, या कंपनीज पे क्या इम्पैक्ट हुआ है? तो वहां पे तो थोड़ा मतलब इतना अच्छे से compete नहीं कर पाए हैं, वी कैन से ड्यू टू द स्मॉल फार्मर्स विच आर डोमिनेटेड सेक्टर। मतलब यहाँ पे आप फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स इंडस्ट्री की बात कर सकते थे। देयर इज लो प्रोडक्टिविटी, FPOs, यील्ड, कैसे उसमें पब्लिक सेक्टर का इंटरवेंशन है इन टर्म्स ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन और वो सब। तो जब प्राइसेस डी कंट्रोल किए गए फॉर द फर्टिलाइजर्स, तो आप वो एलिमेंट लेके आते कि उसके बाद से क्या इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि फर्टिलाइजर इम्बैलेंस हमने ग्रोथ देखा है बिकॉज ऑफ जो सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो डिस्टॉर्शन इन मार्केट उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला फर्टिलाइजर्स का, और अगेन उसका ऑब्वियसली नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ एनवायरमेंट पे। और एग्रीकल्चर सेक्टर, अच्छा आप एग्जांपल भी लेके आओ कि वी बैक्ड आउट फ्रॉम RCEP। तो बैक्ड आउट, मेरे हिसाब से ये फ्रेज नहीं यूज करना चाहिए हमें कि वी बैक्ड आउट फ्रॉम RCEP। मतलब जो हमारे कंसर्न्स थे फॉर द एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑफ इंडिया, उन रीजंस की वजह से, फॉर सेफगार्डिंग देयर इंटरेस्ट, so that's why we did not join RCEP. Slovenian entrepreneurs is using IPRs and GI tag to compete in the world. ठीक है, मतलब हमें चैलेंजेस क्या एक्चुअली इम्पैक्ट हुआ लिबरलाइजेशन के बाद, उसके बारे में बात करनी थी। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में आपने कोशिश अच्छी करी है लिखने की, बस ओके, यहाँ पे एंड हो जाता है। मतलब ये आप आंसर को थोड़ा कैसे डिफरेंट लिखोगे, जो आप पॉइंट्स लिख रहे हो उसको थोड़ा और कैसे डिफरेंटली लिख सकते हो, और पॉइंट्स भी थोड़े कैसे डिफरेंट होने चाहिए। तो आई थिंक वी कैन क्लोज इट हियर। ठीक है, okay, thank you everyone, we will take up next set of questions tomorrow due to answer Karthik.